हेलो गाइस, एक बार फिर आप सभी लोगों का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करते हैं और इन एडवांस में आपको हैप्पी न्यू ईयर। और चलिए आज हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं एमपीएलआरसी का। ज़रा ध्यान दीजिएगा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था सेक्शन जो 44 से लेकर के 50 तक कवर किए हुए थे, जो कि चैप्टर 5 आप जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पर हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ था चैप्टर 5, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया अपील और रिवीजन। आज हम यहाँ पे जो लास्ट जो बचा हुआ है रिव्यू, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो चलिए ज़रा ध्यान दीजिए। सेक्शन 44 से लेकर के हम लोग 56 को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, किस सेक्शन में क्या क्या दिया हुआ, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए और इसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। सेक्शन 44 में बात की गई अपील तथा अपीली अधिकारी, यानी कि अपील्स एंड अपीलेट अथॉरिटी। सेक्शन 45 पर एक नज़र डालिए। इसको रिपील कर दिया गया है, यानी कि डिलीटेड हो गया है। सेक्शन 46 पर एक नज़र डालते हैं। कतिपय आदेशों के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी। नो अपील अगेंस्ट सर्टेन ऑर्डर्स। सेक्शन 47 अपीलों की परिसीमा, लिमिटेशन ऑफ अपील्स। एंड सेक्शन 48 में याचिका अर्जी के साथ उस आदेश की प्रतिलिपि होगी जिसके की संबंध में आपत्ति की गई है। कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑब्जेक्टेड टू अकम्पनी पिटीशन। सेक्शन 49 पर एक नज़र डालिए। अपील प्राधिकारी की शक्ति, यानी पावर टू अपीलेट अथॉरिटी। और सेक्शन 50 में पुनरीक्षण की बात की गई है, यानी कि रिवीजन की बात की गई। इतने सेक्शन हम लोग कवर कर चुके हैं लास्ट क्लास में। जिसका वीडियो आप देखना चाहें तो आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, ये आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट ज़रा ध्यान दीजिए। आज हम यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे सेक्शन 51 आदेशों का पुनर्विलोकन, यानी कि रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स की बात करते हैं। और सेक्शन 52 में हम बात करेंगे आदेशों के निष्पादन का रोका जाना, यानी कि स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर्स। सेक्शन 53 पर एक नज़र डालिए। लिमिटेशन एक्ट का लागू होना, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ लिमिटेशन एक्ट। सेक्शन 54 पर नज़र डालते हैं। पुनरीक्षण का लंबित रहना, यानी कि पेंडिंग रिविजन्स। सेक्शन 54 ए रिपील्ड हो गया, ये जैसे कि आप देख रहे हैं। 55 भी रिपील्ड है। और से डायरेक्ट हम बात करते हैं सेक्शन 56 की। सेक्शन 56 में बात की गई आदेश का अर्थान्वयन, यानी कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्डर। तो चलिए सीधे हम डिटेल पर बात करते हैं कि जरा ध्यान दीजिए। सेक्शन आपने 50 तक कल पढ़ लिए थे। 51 से आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। तो सेक्शन 51 पर एक नज़र डालिए। हाँ जी, एक मिनट जरा ध्यान दीजिएगा। ये सेक्शन 51 पर हम बात करने वाले हैं आदेशों का पुनर्विलोकन, यानी कि रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स। यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए। मंडल या कोई राजस्व अधिकारी या तो स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर उसके द्वारा या उसके किसी पूर्वाधिकारी द्वारा पारित आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेगा और उसके संदर्भ में ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा कि वह उचित समझे। यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए। देखिए क्या कर रहे हैं पुनर्विलोकन के संबंध में। मंडल या कोई राजस्व अधिकारी या तो स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर। तो जो मंडल है या कोई भी जो राजस्व अधिकारी है, तो वो कैसे कैसे काम कर सकते हैं, ये पुनर्विलोकन कब कर सकते हैं। या तो स्वप्रेरणा से या किसी कोई हितबद्ध जो पक्षकार है उसके द्वारा आवेदन किया जाए, उसके द्वारा या उसके किसी पूर्व अधिकारी द्वारा पारित आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेगा और उसके संदर्भ में ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा कि वह उचित समझे। तो या तो उसने कोई भी जो आदेश दिया हो पहले या उसके पहले किसी अधिकारी ने आदेश दिया हो, तो उन आदेशों का पुनर्विलोकन कर सकते हैं, यानी कि दोबारा से उसे एक बार फिर से उसकी ट्रायल की जा सकती है, उसे दोबारा से देखा जा सकता है कि उसमें अगर कोई कमी रह गई तो उसको पूरी करने के लिए आगे कंटिन्यू प्रोसेस कर सकते हैं। हाँ, जो इंग्लिश मीडियम के वो भी थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 51 सब क्लोज फर्स्ट में। द बोर्ड
और एनी रेवेन्यू ऑफिसर, कौन कौन कर सकता है, यहाँ बोर्ड भी कर सकते हैं और कोई भी रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो, मे आइदर सो मोटो or on an application of any party interested review any order passed by it or him or by any procedure in office and pass such order in reference thereto as it or he may think fit, provided that पर एक नजर डालिए। परंतु देखिए यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन बनने वाला है कि सबसे पहले यहाँ बनता है सेक्शन से, जो भी आप जुडिशरी के एग्जाम्स की तैयारी करना चाहें एमपीसीजे के लिए, तो ये एमपीसीजे में सीधे ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको थोड़ा सा वीआईपी कर लीजिएगा। जनरली इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, जितने भी एग्जाम्स होते हैं यहाँ से आप मान के चले एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर पुटअप होता है। तो देखिए ज़रा ध्यान दीजिए, आदेशों का पुनरावलोकन सेक्शन 51, रिव्यू ऑफ ऑर्डर जो इंग्लिश मीडियम के हैं, तो यहाँ से ये क्वेश्चन ये सीधा बन गया। दूसरा, कौन कर सकता है, कौन के लिए यहाँ पे आंसर आएगा, यहाँ पे मंडल या कोई राजस्व अधिकारी। कैसे कर सकते हैं, या तो स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर, जैसे यहाँ पर द बोर्ड कर सकते हैं, एनी रेवेन्यू ऑफिसर, और कैसे कर सकते हैं, स्वमोटो से और एन एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी से। ये इतने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। और इसमें दूसरा सेक्शन अगर हम यहाँ पर देखेंगे कौन कर सकता है रिव्यू, तो सेक्शन आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 51 का सब क्लोज जो फर्स्ट है वो आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो आप इनको थोड़ा सा कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए, परंतु मैं यहाँ पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। यदि आयुक्त, कलेक्टर या जिला सर्वेक्षण, कौन कौन से, ये तो आयुक्त, कलेक्टर या जिला सर्वेक्षण, अधिकारी किसी ऐसे आदेश का जो कि उसने स्वयं पारित ना किया हो, ध्यान दीजिएगा, किस किस का कहा था, आयुक्त, कलेक्टर, सर्वेक्षण अधिकारी, किसी ऐसे आदेश का जो कि उसने स्वयं पारित ना किया हो पुनरावलोकन करना आवश्यक समझता है तो वह पहले मंडल की मंजूरी अभी प्राप्त करेगा। और यदि कलेक्टर या जिला सर्वेक्षण अधिकारी के अधीनस्थ कोई अधिकारी किसी ऐसे आदेश का जो स्वयं उसके द्वारा या उसके किसी पूर्ववर्ती द्वारा पारित किया गया हो पुनरावलोकन करने की प्रस्तावना कर, तो वह पहले कलेक्टर या फिर जिला सर्वेक्षण अधिकारी की ठीक जिसके की वह अधीनस्थ है लिखित मंजूरी अभी प्राप्त करेगा। इसके बाद ही वो क्या कर सकता है, जल्दी से बताओ क्या कर सकता है, पुनरावलोकन यानी कि रिव्यू कर सकता है। कहाँ लिखा हुआ है, सेक्शन 51 और सब क्लोज फर्स्ट भी आप बोल सकते हो इसको, या फिर आप इसको एक भी बोल सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे, पर ऑप्शन ये है। कौन कौन, आयुक्त, कलेक्टर या सर्वेक्षण, जिला सर्वेक्षण अधिकारी, और किसी ऐसे आदेश का जो कि उसने स्वयं पारित ना किया हो पुनरावलोकन करना आवश्यक समझता है तो वह पहले मंडल की मंजूरी अभी प्राप्त करेगा। और जो यदि कलेक्टर या जिला सर्वेक्षण अधिकारी के, तो देखिए यहाँ पर पहले कहा गया कौन कौन के लिए, 3 लोग अगर यहाँ पर पुनरावलोकन करना चाहते हैं, कौन कौन, एक तो आयुक्त, कलेक्टर और जिला सर्वेक्षण, तो ये किसकी मंजूरी लेंगे, से बताइए किसकी मंजूरी लेंगे, मंडल की, बोर्ड की, हाँ बोर्ड या मंडल, ठीक है। इसके बाद अगर यहाँ पर और किसके, ध्यान दीजिए यहाँ पर यहाँ कहा गया का आदेश जो कि उसने स्वयं पारित ना किया हो, तभी इसी केस में और पुनरावलोकन करना आवश्यक समझता है तो वह पहले मंडल की मंजूरी अभी प्राप्त करेगा। और यदि कलेक्टर, हाँ अब यहाँ से ज़रा ध्यान दीजिए, तो ये मंडल की मंजूरी प्राप्त करते हैं। अब बात करें कि यदि कलेक्टर या जिला सर्वेक्षण अधिकारी के अधीनस्थ कोई अधिकारी किसी ऐसे आदेश का जो स्वयं उसके द्वारा या उसके किसी पूर्ववर्ती द्वारा पारित किया गया हो, या तो उसके द्वारा या उसके किसी पूर्ववर्ती के द्वारा भी पारित किया गया हो, तो भी वो क्या करेगा, जिसके अधीनस्थ है उसकी परमिशन लेकर के वो यहाँ पे कर सकता है। अब यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, जो इंग्लिश मीडियम के वो भी थोड़ा सा एक नज़र डालिए यहाँ पे जल्दी से। इफ द कमिश्नर, कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर थिंक्स इट नेसेसरी, अगर इनको लगता है कि कंपलसरी है और ज़रूरी है, टू रिव्यू एनी ऑर्डर विच ही इज नॉट हिमसेल्फ पास, जो कि इन लोगों ने पास्ट नहीं किया है, तो ही शैल फर्स्ट ऑब्टेन द सैंक्शन ऑफ द बोर्ड
and if an officer subordinate to the collector or district survey officer propose to review an order, देखिए जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा, which he has not himself passed, तो फिर ये क्या करेंगे, he shall first obtain the sanction ऑफ द बोर्ड, तो ये किसकी परमिशन लेंगे, सैंक्शन करवाएंगे बोर्ड से। कौन कौन, 3 लोगों के बारे में यहाँ बात की गई है, जरा ध्यान दीजिएगा, कमिश्नर, कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर। हाँ, अब यहाँ पर बात कर रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में कि अगर इफ एन ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू द कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर, ऐसे ऑफिसर जो या तो कलेक्टर के अधीनस्थ हों, सबऑर्डिनेशन में हों, या फिर डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर के सबऑर्डिनेशन में हों, प्रपोज टू रिव्यू एन ऑर्डर वेदर पास्ड बाय हिमसेल्फ और हिज प्रोसीजर, ही शैल फर्स्ट ऑब्टेन द सैंक्शन इन राइटिंग, कैसे लेंगे, राइटिंग में, ऑफ द कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर टू whom ही इमीडिएट सबऑर्डिनेट, जो एट द टाइम, एट द मोमेंट जब उसको रिव्यू करना है, उसी समय वो किसके अधीनस्थ कार्य कर रहा है, उसी से उन्हें परमिशन लेनी होगी, चाहे वो कलेक्टर हो और चाहे वो डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर भी हो सकते हैं। इनमें से इतना क्लियर है। आप कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं, जल्दी से बताइए। सेक्शन 51, फिर सब क्लोज फर्स्ट 2 पर एक नजर डालते हैं। किसी भी आदेश को तब तक फिर पारित नहीं किया जाएगा या उल्टा नहीं जाएगा जब तक कि हितबद्ध पक्षकारों को उपसंजात होने तथा ऐसे आदेशों के समर्थन में उन्हें सुने जाने की सूचना ना दे दी गई हो। तो देखिए यहाँ पर सीधी सीधी सी बात की गई कि अगर किसी आदेश को फिर पारित करना आवश्यक हो तो वहाँ पर, या उसे उलटना आवश्यक हो तो वहाँ जो उसके हितबद्ध पक्षकार हैं, जो उससे रिलेटेड पक्षकार हैं, उनको उपसंजात होने तथा ऐसे आदेशों के समर्थन में उन्हें सुने जाने की सूचना देना कंपलसरी होगी और बिना उसके ये नहीं सुन पाएंगे, यानी कि नहीं, उसको उलट नहीं पाएंगे, ना ही उसमें कोई बदलाव कर पाएंगे। अब जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो इंग्लिश मीडियम के हैं, देखिए क्या कर रहे हैं, नो ऑर्डर शैल बी बैरिड और रिजर्व अनलेस नोटिस हैज़ बीन गिवन टू द पार्टीज interested to appear and be here in support of such order। तो जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उनको अपीयर होने और उनको सुनने के लिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उनको इन्फॉर्मेशन भेजना होगा, यानी कि नोटिस भेजना होगा, उसके बाद ही ये कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ जैसे लिखा है, द पार्टीज इंटरेस्टेड टू अपीयर एंड बी हियर इन सपोर्ट ऑफ सच ऑर्डर। सबसेक्शन 3 पर नज़र डालिए। यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 51 और सब क्लोज 3 पर एक नज़र डालते हैं। किसी भी ऐसे आदेश का जिसकी अपील ना की गई हो, कोई भी ऐसा आदेश जिसकी अपील नहीं की गई है या जो किन्हीं पुनरीक्षण की कार्रवाइयों का विषय है, उस समय तक पुनर्वलोकन नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसी अपील या कार्रवाइयाँ लंबित रहती हैं। तो देखिए कहा गया कि किसी भी ऐसे आदेश का जिसकी की कोई अपील भी नहीं की गई है या जो किन्हीं पुनरीक्षण की कार्रवाइयों का विषय है, उस समय तक पुनर्वलोकन नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसी अपील या कोई भी कार्रवाइयाँ लंबित हैं। तो पुनर्वलोकन कब किया जा सकता है, यानी कि रिवीजन कब किया जा सकता है, जब सभी कार्रवाइयाँ समाप्त हो जाएं तभी। लंबित रहने के समय, यानी कि जिनकी ट्रायल चल रही, उस ड्यूरेशन में नहीं किया जा सकता है। चलिए अगला जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर, no order from which an appeal has been made or which is the subject of any revision proceedings shall, so long as such appeal or proceeding are pending, be reviewed। तो जो जब प्रोसीडिंग पेंडिंग हो या कोई अपील पेंडिंग हो तो उस ड्यूरेशन में कोई भी पुनर्वलोकन नहीं किया जाएगा। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सेक्शन 51 और सब क्लोज 4 पर एक नज़र डालते हैं। देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, किसी भी ऐसे आदेश का पुनर्वलोकन जो निजी व्यक्तियों के बीच अधिकार संबंधी किसी प्रश्न पर प्रभाव डालता हो। क्या क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, किसी भी ऐसे आदेश का पुनर्वलोकन
जो निजी व्यक्तियों के बीच अधिकार संबंधी किसी प्रश्न पर प्रभाव डालता हो, निजी व्यक्तियों के बीच में, कार्रवाइयों के किसी पक्षकार के आवेदन पर ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो जब जो पक्षकार हैं उनके ही आवेदन पर किया जाएगा, अन्यथा ये नहीं किए जाएंगे। और ऐसे आदेश के पुनर्वलोकन के लिए कोई आवेदन तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक कि वह उस आदेश के पारित किए जाने के 45 दिन के भीतर ना किया गया हो। देखिए यहाँ पर टाइम पीरियड को जरा ध्यान दीजिए, टाइम पीरियड भी यहाँ प्रेस्क्राइब किया गया। कितना टाइम पीरियड का है? 45 दिन के भीतर का। तो देखिए क्या क्या बोल रहे हैं, एक बार इसको फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, सभी लोग जरा ध्यान दीजिएगा। वॉइस क्लियर है गाइस? एक बार कंफर्म कर दीजिए। यस सर। ओके, जरा ध्यान दीजिए। किसी भी ऐसे आदेश का पुनर्वलोकन जो निजी व्यक्तियों के बीच अधिकार संबंधी प्रश्न पर प्रभाव डालता है। अगर देखिए कोई भी ऐसे आदेश का पुनर्वलोकन है जो निजी व्यक्ति हैं उनके अधिकारों के संबंध पर कोई प्रभाव डालता हो, तो फिर जो कार्रवाइयाँ होंगी, कहा जा रहा देखिए, कार्रवाइयों के किसी पक्षकार के आवेदन पर ही किया जाएगा। तो जो कार्रवाइयाँ हैं वो किसी भी पक्षकार, जो पक्षकार है उसके आवेदन पर ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और दूसरा, ऐसे आदेश के पुनर्वलोकन के लिए कोई आवेदन तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक कि वह उस आदेश के पारित किए जाने के 45 दिन के भीतर ना किया गया हो। तो आवेदन का जो टाइम पीरियड है वो कितने टाइम पीरियड का है कि पुनर्वलोकन के लिए 45 दिन के भीतर जो लिमिटेशन है वो कितना है? 45 दिन के भीतर आवेदन किया जाना कंपलसरी है। तो 45 डेज के अंडर में एप्लीकेशन फाइल करनी होगी पुनर्वलोकन के लिए, जिस दिन आदेश पारित किया गया है उस दिन से। यहाँ देखिए जरा ध्यान दीजिए। नो ऑर्डर अफेक्टिंग एनी क्वेश्चन ऑफ राइट बिटवीन प्राइवेट पर्सन shall be reviewed except on the application of a party to the proceeding, and no application for the review of such order shall be entertained unless it is made within 45 days। टाइम पीरियड को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फ्रॉम द पासिंग ऑफ द ऑर्डर, जिस दिन ऑर्डर पास किया गया है उससे विदिन 45 डेज के अंदर क्या करना पड़ेगा? रिव्यू की एप्लीकेशन फाइल करनी होगी। चलिए जरा नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा। सर इसमें अपील, रिवीजन, रिव्यू तीनों में 45 डेज बताया हुआ है। हाँ कैसे? हाँ नहीं, वो तो देखिए वो, हाँ अपील के लिए तो वो सबका 45 दिन कर दिया। पहले जो अमेंडमेंट से पहले की जो स्थिति थी ना वो पहले अलग थी, 30, 60, 90 थी। हाँ 45, तो पहले 60, जो 90। हाँ नहीं, पहले स्टार्टिंग 30 आप सही बोल रहे थे, इसके बाद फिर 45 की गई, जो अमेंडमेंट आया था उसमें 45 की गई, फिर इसके बाद फिर वो जो ये सबको टोटल मिला कर 45। हाँ अब तीनों में 45 कर दिया। इसी में यही तो एक अमेंडमेंट हुआ था उसमें, जो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा। सब सेक्शन 2 पर एक नजर डालते हैं। किसी भी आदेश का पुनर्वलोकन निम्नलिखित आधारों के सिवाय नहीं किया जाएगा। तो देखिए कहा गया कि जो पुनर्वलोकन है उनके लिए आधार कौन कौन से होंगे, किन किन आधारों पर किया जाएगा। तो एक बार जरा नजर डालते हैं। देखिए अभी आपने जो पढ़े हुए थे कि इनका टाइम पीरियड वगैरह की जो बात की गई थी, यहाँ पे एक बार इंपॉर्टेंट की बात कर लेते हैं, फिर हम आगे सब सेक्शन 2 पर चलेंगे। इसमें जो मंडल और यहाँ पर ये राजस्व अधिकारी से संबंधित था। दूसरा जो टाइम पीरियड था यहाँ पे ये 4, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 51 और इसका सब सेक्शन 4, जो यहाँ कितना टाइम पीरियड बताया गया? 45 डेज, यानी कि विदिन 45 डेज में। ठीक है, ये हो सकता है यहाँ से सेक्शन भी पूछा जाए, क्योंकि यहाँ से पहले जो क्वेश्चन बनते थे कि अलग अलग उनकी अपील की जो लिमिटेशन थे उनके लिए अलग अलग क्वेश्चन बनते थे, लेकिन अभी क्या ये कंबाइन कर दिया, तो यहाँ से ये सेक्शन जरूर हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए। देखिए इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके आधार पर एक जजमेंट लगाया जाता है कि हाँ भाई कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं। तो देखिए जरा यहाँ पे सब सेक्शन 2 पर हम एक बार नज़र डालते हैं। आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 51 और सब सेक्शन 2। देखिए जरा ध्यान दीजिए। किसी भी आदेश का पुनरावलोकन निम्नलिखित आधारों के सिवा नहीं किया जाएगा, अर्थात जो इंग्लिश मीडियम के वो भी ध्यान दीजिएगा। नो ऑर्डर शैल बी
रिव्यूड एक्सेप्ट ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स नेमली, कौन कौन से ग्राउंड्स हैं ये जो दिए गए हैं, का, खा, गा। अब देखो जरा यहाँ पे का में क्या गया, नए तथा महत्वपूर्ण विषय या साक्ष्य के पता चलने पर जो आवेदक की जानकारी में उसके सम्यक तत्परता बरतने के पश्चात भी नहीं था। देखिए, कोई नए तथा महत्वपूर्ण विषय या कोई भी एविडेंस के पता चलने पर जो आवेदक की जानकारी में उसके सम्यक तत्परता बरतने के पश्चात भी उसको पता नहीं था, तो या उसके द्वारा उस समय जब आदेश पारित किया गया था प्रस्तुत नहीं किया जा सका, उस कंडीशन में। जो इंग्लिश मीडियम के वो भी ध्यान दीजिएगा। डिस्कवरी ऑफ न्यू एंड इम्पॉर्टेंट मैटर और एविडेंस which after the exercise of due diligence was not within the knowledge of the applicant or could not be produced by him at the time when the order was made। जब ऑर्डर किया गया था उस समय वो तत्परता से भी क्या नहीं कर पाया, किसी एविडेंस के बारे में उसको पता नहीं था या पता नहीं चला पाया। तो ऐसी कोई जानकारी आती है तो बिल्कुल यहाँ पर क्या किया जा सकता है, रिव्यू किया जा सकता है, यानी कि पुनरावलोकन किया जा सकता है। कहा जाए, देखिए, इन आधारों के सिवाय, मतलब इन आधारों पर तो किया जा सकता है, इनको छोड़ करके नहीं किया जा सकता। अगला जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, खा नंबर पर एक नजर डालते हैं। कोई भूल या गलती जो अभिलेख को देखने से ही प्रकट हो, जैसे कि सम मिस्टेक और एरर apparent on the face of the record। जो रिकॉर्ड में कोई भी मिस्टेक है और देखने पर पता चलता है उसको रिव्यू कराया जा सकता है। गा में जरा ध्यान दीजिए, कोई अन्य समुचित कारण, सी एनी अदर सफिशिएंट रीजन, कोई भी अगर अदर सफिशिएंट रीजन है तो यहाँ पर उसका रिव्यू किया जा सकता है। सर्व नंबर 3 पर एक नजर डालिए। इस धारा के प्रयोजन के लिए कलेक्टर को किसी भी ऐसे राजस्व अधिकारी का पद उत्तरवर्ती समझा जाएगा जिसने जिला छोड़ दिया है या जिसने राजस्व अधिकारी की हैसियत से शक्तियों का प्रयोग करना बंद कर दिया है तथा जिले में जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं वो ध्यान दीजिएगा। कहा गया कि जो कलेक्टर है किसी भी ऐसे राजस्व अधिकारी का पद उत्तरवर्ती समझा जाएगा। कोई भी राजस्व अधिकारी है उसके पद उत्तरवर्ती अगर वो नहीं है तो उसकी जगह कलेक्टर के पास उसकी पावर्स रहेंगी। कौन कौन सी? जिसने जिला छोड़ दिया, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, जिसने राजस्व अधिकारी की हैसियत से शक्तियों का प्रयोग करना बंद कर दिया है, तो ये 2 नंबर पॉइंट। और या फिर जिले में जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, ये तीसरा पॉइंट। तो इन सबको कौन समझा जाएगा उत्तरवर्ती? कलेक्टर को माना जाएगा। यानी कि जब ये लोग ना हो तो इनकी जगह कलेक्टर अगर ऑथोराइज करता है, सिग्नेचर करता है, तो बिल्कुल ऐसे माना जाएगा जैसे कि उन्हीं अधिकारियों ने पारित कर दिया। जरा ध्यान दीजिएगा। फॉर द पर्पस इज ऑफ दिस सेक्शन द कलेक्टर शैल बी डीम्ड टू बी द सक्सेसर इन ऑफिस ऑफ एनी रेवेन्यू ऑफिसर who has left the district or who has ceased to exercise power as a revenue officer and to whom there is no successor in the district। इसमें भी वही 3 पॉइंट्स हैं जैसे आपने यहाँ पे निकाले हुए थे। देखिए, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द कलेक्टर शैल बी डीम्ड टू बी सक्सेसर इन ऑफिस ऑफ एनी रेवेन्यू ऑफिसर। तो फर्स्ट तो ये सक्सेसर रहेगा, किसका रहेगा? ऑफ एनी रेवेन्यू ऑफिसर का। कब? यहाँ टर्म्स कंडीशन है, हु हैज लेफ्ट द डिस्ट्रिक्ट, फर्स्ट पॉइंट, एंड सेकंड, हु हैज सीज्ड टू एक्सरसाइज पावर एज ए रेवेन्यू ऑफिसर, सेकंड नंबर पॉइंट, एंड टू whom देयर इज नो सक्सेसर इन द डिस्ट्रिक्ट, यानी कि थर्ड नंबर पॉइंट। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा सब नंबर 4 पर। किसी भी ऐसे आदेश का जिस पर अपील या पुनरीक्षण में विचार किया जा चुका है। कोई भी ऐसा आदेश है जिस पर या तो अपील में या फिर पुनरीक्षण में कोई विचार किया जा चुका है, किसी ऐसे राजस्व अधिकारी द्वारा पुनरावलोकन नहीं किया जाएगा जो कहाँ कहाँ पर? देखिए, अपील पुनरीक्षण प्राधिकारी के अधीनस्थ है।
तो यहाँ देखिए इसका मतलब क्या है, क्या बोल रहे हैं कि किसी भी ऐसे आदेश का जिस पर अपील या पुनरीक्षण में विचार किया जा चुका है और किसी ऐसे राजस्व अधिकारी द्वारा पुनरावलोकन नहीं किया जाएगा जो अपील या पुनरीक्षण प्राधिकारी के ही अधीनस्थ है। तो यहाँ पर उनके द्वारा पुनरावलोकन नहीं किया जाएगा। देखिए क्या बोल रहे हैं, एन अदर सॉरी फिर से रिपीट कर रहा हूँ इनको, एन ऑर्डर विच हैज बीन डील्ड विद इन अपील और ऑन revision shall not be reviewed by any revenue officer subordinate to the appellate or revisional authority। अगर कोई भी ऑफिसर ऐसा रेवेन्यू ऑफिसर है जो अपीलेट अथॉरिटी या रिविजनल अथॉरिटी के सबॉर्डिनेशन में काम करता है, उसके द्वारा कोई भी पुनरावलोकन नहीं किया जाएगा। चलिए इतना क्लियर है गाइस, जल्दी से बताइए। क्लियर है सर। चलो सेक्शन 52 पर एक नजर डालते हैं हम लोग। देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, आदेशों के निष्पादन को रोका जाना, स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर्स। जो एग्जीक्यूशन जो ऑर्डर्स हैं उन पर स्टे कैसे होगी, तो देखिए जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सब रूल नंबर फर्स्ट पर एक नजर डालते हैं। आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 52 सब रूल नंबर फर्स्ट। राजस्व अधिकारी जिसने कोई आदेश पारित किया हो या उसका कोई पद उत्तरवर्ती अपील या पुनरीक्षण के लिए नियुक्त की गई कालावधि का अवसान होने के पूर्व किसी भी समय या निर्देश दे सकेगा कि ऐसे आदेश का निष्पादन उतने समय तक के लिए रोक दिया जाए जो अपील पुनरीक्षण फाइल करने यथा अपील या पुनरीक्षण प्राधिकारी से रोक आदेश अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित हो। तो देखिए जरा यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्टे कब मिल सकता है, किसी भी जब आदेशों का निष्पादन को रोका जाना। जैसे मान लीजिए किसी भी राजस्व अधिकारी ने कोई भी ऑर्डर पास किया है, कोई भी आदेश दिया हुआ है, तो उस आदेश को कब रोका जा सकता है, तब तक के लिए कि जब तक उसका अपील का हो या पुनरीक्षण का हो या रिव्यू का टाइम ना निकल जाए तब तक के लिए। तो देखिए जरा हम इसको एक बार फिर से रिवाइज करें, जरा ध्यान दीजिएगा। कहा गया कि राजस्व अधिकारी जिसने कोई आदेश पारित किया, कोई भी राजस्व अधिकारी उसने ऑर्डर पास किया हुआ है या उसका पद उत्तरवर्ती अपील, फर्स्ट पॉइंट जरा ध्यान दीजिएगा, अपील पुनरीक्षण सेकेंड पॉइंट के लिए निहित की गई कालावधि का अवसान होने के पूर्व। तो कालावधि का मतलब है कि जो टाइम पीरियड है कि कोई भी आदेश होता है, अगर कोई व्यक्ति उससे व्यथित है, जो पक्षकार व्यथित है उससे और वो सेटिस्फाई नहीं है तो वो अपील कर सकता है। तो अपील का जब तक टाइम ना निकल जाए, जब तक पुनरीक्षण का टाइम ना निकल जाए, उस तब तक के उस आदेश के निष्पादन को रोका जा सकता है। फिर अगला जरा ध्यान दीजिएगा, किसी भी समय यह निर्देश दे सकेगा कि ऐसे आदेश का निष्पादन उतने समय तक के लिए रोक दिया जाए। कितने समय तक के लिए, जितने समय तक के लिए अपील का टाइम हो या फिर पुनरीक्षण का टाइम। अगला जरा ध्यान दीजिए, जो अपील या पुनरीक्षण फाइल करने या अपील या पुनरीक्षण प्राधिकारी से रोक आदेश यानी कि स्टे ऑर्डर अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित है। तो जो अपीली अधिकारी हो या कोई पुनरीक्षण प्राधिकारी हो, देखिए जब कोई भी अधिकारी जो राजस्व अधिकारी है वो कोई भी आदेश पास कर रहा है, तो आदेश पास करने के बाद अगर वो अपील में जाए तो जो अपीलेट अथॉरिटी है या पुनरीक्षण के लिए आवेदन कर रहा है, तो वहाँ तक के लिए जितना समय आवश्यक हो, तो उतने समय के लिए उसे आदेश प्राप्त करने के लिए जितने समय का आवश्यक हो तब तक के लिए इस आदेश को रोका जा सकता है। हाँ, फिर जब अगर अपील हो गई तो फिर वो ऑर्डर क्या चला जाएगा, फिर उस ऑर्डर का निष्पादन नहीं होगा, उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो सकता, वो अगले अपीली आदेश के या पुनरीक्षण के अधीन हो जाएगा। तो जैसा पुनरीक्षण में आदेश दिया जाए या जैसा अपील में आदेश दिया जाए उसके अनुसार उसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है। तो देखिए जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, सेक्शन आप पढ़ रहे हैं 52 पर नजर डालिए, स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर्स। इंग्लिश मीडियम के जो लोग हैं वो ध्यान देंगे। आप पढ़ रहे हैं सबसेक्शन फर्स्ट, ए रेवेन्यू ऑफिसर who has passed any order of his successor in office may at any time before the expiry of the period prescribed for appeal or revision direct the execution of such order to be stayed for such time as may be requisite for filing an appeal or revision and obtaining a stay order from the appellate or revisional authority। तो यहाँ पर देखिए जरा ध्यान दे, देखिए a revenue officer who has passed any order
or his successor in office may, at any time before the expiry of period prescribed for appeal or revisions, or direct the execution of such order to be stayed for such time as may be requisite for the filling an appeal or revision। तो ये इसके पॉइंट्स हैं, इनको थोड़ा सा आप देख सकते हैं। अगला जरा ध्यान दीजिए, यहाँ सब रूल नंबर 2 पर एक नजर डालते हैं। अपील या पुनरीक्षण प्राधिकारी किसी भी समय यह निर्देश दे सकेगा कि उस आदेश का जिसकी की अपील की गई है या जिसके विरुद्ध पुनरीक्षण किया गया है, निष्पादन उतने समय तक के लिए रोक दिया जाए जितना कि वह ठीक समझे। देखिए जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो अपील या पुनरीक्षण प्राधिकारी किसी भी समय यह निर्देश दे सकेगा। मान लीजिए कोई अपील कर दी गई है तो अपीली प्राधिकारी आदेश दे सकेगा कि जब तक अपील का आदेश ना आ जाए तब तक के लिए जो पहले का आदेश था उसे रोक दिया जाए। तो देखिए यहाँ पर सब क्लोज नंबर यहाँ पर 2 पर एक बार नजर डालते हैं, जो इंग्लिश मीडियम में वो भी ध्यान दीजिएगा। द अपीलेट और रिविजनल अथॉरिटी मे एट एनी टाइम डायरेक्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर appealed from or against which a revision is made to be stayed for such time as it may think fit। तो जैसा अपीलेट अथॉरिटी समझे और या रिविजनल अथॉरिटी समझे, जितने समय के लिए उतने समय के लिए स्टे दे सकता है और उस आदेश को रोक सकता है जो पहले पारित किया गया था। परंतु जरा ध्यान दीजिएगा, परंतु आदेश का निष्पादन एक बार में 3 मास से अधिक के लिए या अगली सुनवाई की तारीख तक जो भी पूर्वोत्तर हो नहीं रोका जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया, परंतु आदेश का जो निष्पादन है एक बार में कितने महीने के लिए, 3 मास से अधिक के लिए, 3 महीने से अधिक के लिए नहीं रोका जाएगा या अगली सुनवाई की तारीख तक, चाहे भले वो 1 महीने की हो, जो पूर्वतर हो नहीं रोका जाएगा। मैं बात समझ में आया? यस सर। 3 महीने से अधिक के लिए नहीं रोका जाएगा या फिर अगली सुनवाई की तारीख तक जो भी पूर्वतर हो नहीं रोका जाएगा। हाँ, 3 मास से कम की अवधि के लिए अगर ऐसा किया जा रहा है तो फिर किया जा सकता है। देखिए जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, प्रोवाइडेड दैट the execution of order shall not be stayed for more than 3 months at a time, और बार में 3 महीने से अधिक नहीं, और until the date of next hearing, तब तक के लिए जब तक कि अगली डेट ना लग जाए, which ever is earlier, जो भी पहले हो इनमें से। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन नंबर 3 पर नजर डालिए। वह प्राधिकारी जो धारा 50, धारा 51 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो यह निर्देश दे सकेगा कि उस आदेश का जो पुनरीक्षण या पुनरावलोकन के अधीन है, निष्पादन उतने समय तक के लिए रोक दिया जाए जितना कि वह ठीक समझे। कौन दे सकता है? वह प्राधिकारी जो कौन कौन धारा 50 और 51 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर रहा है, तो उतने समय के लिए वो रोक सकता है जितना वो ठीक समझे। और किसके लिए? जो पुनरीक्षण या पुनरावलोकन के अधीन है उतने समय के लिए। यहाँ देखिए इंग्लिश मीडियम का है, द अथॉरिटी एक्सरसाइजिंग द पावर्स कन्फर्ड बाय सेक्शन 50 और सेक्शन 51 may direct the execution of the order under revision or review to be stayed for such time as it may think fit। जितना वह ठीक समझे उतने समय के लिए स्टे कर सकता है। परंतु पर जरा ध्यान दीजिएगा, परंतु आदेश का निष्पादन एक बार में 3 मास से अधिक के लिए या अगली सुनवाई की तारीख तक जो भी पूर्वोत्तर हो नहीं रोका जाएगा, जैसे कि हमने ऊपर पहले पढ़ा हुआ था, बिल्कुल सेम कंडीशन। नेक्स्ट देखिए सब सेक्शन नंबर 4 पर, किसी आदेश का निष्पादन रोक दिए जाने का निर्देश देने वाला राजस्व अधिकारी या प्राधिकारी ऐसी शर्तें अधिरोपित कर सकेगा या ऐसी प्रतिभूति दिए जाने का आदेश दे सकेगा जैसा कि वह ठीक समझे। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, किसी आदेश का निष्पादन रोक दिए जाने का निर्देश देने वाला जो राजस्व अधिकारी है या कोई भी प्राधिकारी है ऐसी शर्तें अधिरोपित कर सकेगा। कौन सी?
या ऐसी कोई गारंटी दिए जाने को आदेश दे सकेगा जैसे कि वह ठीक समझे। जो उस प्राधिकारी को, जो राजस्व अधिकारी है या जो प्राधिकारी है उस समय, तो ऐसी शर्तें वो लगा सकते हैं। जो इंग्लिश मीडियम के वो भी जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। द रेवेन्यू ऑफिसर और द अथॉरिटी directing the execution of an order to be state may impose such condition or order such security to be furnished as he or it thinks fit। जैसा उसको ठीक लगता है वैसी कोई भी गारंटी यानी कि सिक्योरिटी के लिए बात कर सकते हैं, और दूसरा यहाँ पर ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन भी इम्पोज कर सकते हैं। सेक्शन 5 पर एक बार नजर डालिए। कोई ऐसा आदेश जिससे किसी आदेश के निष्पादन को रोक दिए जाने का निर्देश दिया गया है, इस धारा के उपबंधों के अनुसार ही पारित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। कहा जा रहा है कि कोई भी ऐसा आदेश जिसके किसी आदेश के निष्पादन को रोक दिए जाने का कोई भी निर्देश दिया गया है, तो इस धारा के उपबंधों के अनुसार ही पारित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। कौन सी धारा आप पढ़ रहे हैं एक बार जल्दी से बता दीजिए। सेक्शन आप पढ़ रहे थे 52, और यहाँ सब रूल सब सेक्शन कौन सा था? सब सेक्शन 5। सेक्शन 52 और सब सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग। सेक्शन 53 पर एक नजर डालिए। हाँ, सेक्शन 53 पर एक नजर डालते हैं। देखिए जल्दी से। लिमिटेशन एक्ट का लागू होना। इस संहिता के अंतर्गत किसी अभिव्यक्त उपबंध के अधीन रहते हुए परसीमा अधिनियम 1963 का 36 के उपबंध इस संहिता के अधीन समस्त अपीलों तथा समस्त आवेदनों को पुनर्वलोकन तथा पुनरीक्षण हेतु लागू होंगे। तो जो लिमिटेशन एक्ट में जितने भी समय सीमा दी गई है वो सब यहाँ पर किन किन कार्रवाइयों में लागू होगी। सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे पुनर्वलोकन तथा पुनरीक्षण के लिए। और एक्ट कौन सा है? परसीमा अधिनियम 1963। जो इंग्लिश मीडियम के वो भी देख लीजिए। एप्लीकेशन ऑफ लिमिटेशन एक्ट। सब्जेक्ट टू एनी एक्सप्रेस प्रोविजन contained in this code, the provision of the Limitation Act 1963 shall apply to all appeals and applications for review and revision। किस किस के पर्पज से लिए? रिव्यू एंड रिवीजन अंडर दिस कोड। सेक्शन 54 पर एक नजर डालिए। सेक्शन 53 समझ में आया या इसको कुछ समझाना है आप लोगों को? जल्दी से बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई अगर अपील में जाते हैं तो कितना समय दिया गया है? 45 डेज का। तो इसको क्या कहा गया? ये लिमिटेशन एक्ट के अकॉर्डिंग है। तो 45 डेज में अपील हो जानी चाहिए। तो अपील का जो टाइम है इसी को कहा गया कि लिमिटेशन एक्ट यहाँ पर लागू होगा। किस किस में? पुनर्वलोकन और पुनरीक्षण दोनों में। चलिए सेक्शन 54 में एक बार नजर डालिए। सेक्शन 54 यहाँ बात की जा रही कि पुनरीक्षण का लंबित रहना। जब पुनरीक्षण है वो पेंडिंग है तो उस सिचुएशन में क्या होगा? सेक्शन 54 इंग्लिश में देखिए पेंडिंग रिविजन्स। तो एक बार हम लोग इसको देखिए पढ़ लेते हैं क्या बोल रहे हैं ये। इस अध्याय में अंतर्गत किसी बात के होते हुए भी कोई भी कार्रवाइयाँ जो मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित हैं। मतलब जो संशोधन अधिनियम लागू हुआ था 2018, इसके पहले अगर कोई लंबित है यानी कि पेंडिंग है तो क्या होगा? यहाँ पे देखिए जरा ध्यान दीजिए, का नंबर पर नजर डालिए। यदि वे किसी आवेदक के आवेदन पर शुरू की गई हो, किसी आवेदक ने कोई आवेदन दिया हो और उस पर वो कार्रवाइयाँ शुरू की गई हैं, तो मंडल या उपरोक्त तो संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित धारा 50 की उपधारा 1 के अधीन उन्हें सुने जाने तथा निश्चय किए जाने के लिए सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जाएंगी तथा निश्चित की जाएंगी। तो देखिए यहाँ पे कहा गया कि जो 2018 का जो अमेंडमेंट है उससे पहले ही कोई अगर यहाँ पे पुनरीक्षण के लिए यानी कि रिवीजन के लिए कोई भी एप्लीकेशन अगर पेंडिंग है तो उस सिचुएशन में क्या होगा? तो कहा गया कि देखिए
संशोधन अधिनियम द्वारा यथा संशोधित धारा 50 की उपधारा 1 के अधीन उन्हें सुने जाने तथा निश्चित किए जाने के लिए जो सक्षम राजस्व अधिकारी है उसके द्वारा वो सुनी जाएगी और निश्चित की जाएगी। और यदि इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित भी की जाएगी। तो अगर जरूरत हो तो ऐसे किसी भी राजस्व अधिकारी को ट्रांसफर भी की जा सकती है। कौन से? जो सेक्शन 50 के अकॉर्डिंग 50 और सब सेक्शन फर्स्ट के अकॉर्डिंग पेंडिंग है तो, और कब से? 2018 के पहले के भी, जब से अमेंडमेंट लागू हुआ उससे पहले के भी। जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो भी जरा ध्यान दीजिएगा, एक बार नजर डालिए यहाँ पर। देखिए, if initiated on an application of a party be here and decided by the board or the revenue officer competent to hear and decided them under subsection first of the section 50 as amended by the aforesaid amendment act, and if required for this purpose shall be transferred to such competent revenue officer। अगर आवश्यक हो तो जो एप्लीकेशन है वो उसको ट्रांसफ़र की जा सकती है। किसको? जो कम्पिटेंट रेवेन्यू ऑफिसर है उसको ये भेजी जा सकती है। अगली जरा ध्यान दीजिएगा, खा नंबर पर हम एक बार बात करते हैं यहाँ पे। यदि वे मंडल या किसी राजस्व अधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा से शुरू की गई हैं, मान लो कोई कार्रवाइयाँ जो भी हैं या मंडल या किसी राजस्व अधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा से यानी कि स्वमोटो के द्वारा वो प्रारंभ की गई थी, शुरू की गई हैं, तो यथास्थिति मंडल या ऐसे राजस्व अधिकारी द्वारा उसी प्रकार सुनी या निश्चित की जाएंगी मानो कि यह संशोधन अधिनियम पारित नहीं किया गया था। मतलब 2018 के पहले जो बिना अमेंडमेंट के जो सेक्शन थे उनमें जो अमेंडमेंट अब हुए हैं तो पुराना लॉ ही उन पर एप्लीकेबल होगा और वो वैसे ही सुनेंगे जैसे कि अमेंडमेंट ना हुआ हो। कब? जब मंडल या किसी राजस्व अधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा से शुरू किया गया हो तब। और अगर यहाँ पे देखिए, जो आप सेक्शन 54 पढ़ रहे थे, 54 का में आपने पढ़ा, ये सेक्शन 54 का इसमें आपने क्या पढ़ा कि यदि आवेदक के आवेदन पर शुरू की गई हो तो मंडल या उपरोक्त संशोधन अधिनियम द्वारा यथा संशोधित धारा 50 की उपधारा 1 के अधीन उन्हें सुने जाने तथा निश्चित किए जाने का जो अधिकार है वो सक्षम राजस्व अधिकारी को होगा, यानी कि उन पर न्यू अमेंडेड सेक्शंस एप्लीकेबल होंगे। इतना क्लियर हो गया क्या गाइस आप लोगों को? देखिए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इस पर थोड़ा सी लाइन पर नज़र डालिए आप लोग। कहा जा रहा है कि अगर कोई आवेदक अगर ऐसा आवेदन देता पुनरीक्षण के लिए और जहाँ पर कार्रवाइयाँ लंबित हैं तो उसे कौन सुन सकता है? तो कहा गया कि धारा 50 की उपधारा 1 के अधीन जो न्यू संशोधित है वही अधिकारी इसकी सुनवाई करेंगे। और कहा गया कि यदि मंडल या किसी राजस्व अधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा से किया गया था, किसी पक्षकार ने कोई आवेदन नहीं दिया है, तो वहाँ पर उनको पुराने रूल्स ही एप्लीकेबल होंगे। गा पर जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। यदि भी बंदोबस्त आयुक्त द्वारा शुरू की गई हैं तो संबंधित संभाग के आयुक्तों को अंतरित की जाएंगी जो उन्हें सुनेगा और निश्चित करेगा। तो किसको भेजी जाएंगी? संभाग का जो आयुक्त है उसको भेजी जाएंगी। किसने किया हो? अगर वो बंदोबस्त आयुक्त द्वारा शुरू की गई हो तो। इतना क्लियर है क्या गाइस? सभी को जल्दी से बताओ। हाँ, अब यहाँ पे जरा कहा नंबर पर जरा ध्यान दीजिएगा। यदि भी बंदोबस्त अधिकारी द्वारा शुरू की गई हो तो यथास्थिति जिला सर्वेक्षण अधिकारी या कलेक्टर को अंतरित की जाएंगी जो उन्हें सुनेगा और निश्चय करेगा। अब देखो यहाँ पर इन ABCD 4 यहाँ पे दिए गए, तो इनमें आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो। आवेदक के आवेदन पर किया गया है तो धारा 50 के अकॉर्डिंग सक्षम राजस्व अधिकारी सुन सकेगा जो नया। खा में क्या किया गया? खा में यहाँ बात की गई है कि यदि वे मंडल या किसी राजस्व अधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा से किया गया है तो मंडल या ऐसा राजस्व अधिकारी उसी प्रकार सुन सकेगा, निश्चित की जाएंगी मानो कि संशोधन अधिनियम पारित ही नहीं किया गया, उनके पुराने रूल्स एप्लीकेबल हो जाएंगे। गांव में कहा गया अगर बंदोबस्त आयुक्त तो करता है तो किसको भेजे जाएंगे? तो यहाँ पर जो बंदोबस्त आयुक्त है यहाँ पर जो संभाग के आयुक्त को अंतरित की जाएगी, उन्हें ट्रांसफर करेंगे और वो लोग यहाँ पे सुनेंगे। तो अगला जरा ध्यान दीजिए, घा में क्या कहा गया? यदि किसी बंदोबस्त अधिकारी द्वारा किया गया तो किसको भेजा जाएगा? यथास्थिति जिला सर्वेक्षण अधिकारी या फिर कलेक्टर को। क्लियर है इतना? चलो जल्दी से बताओ।
सेक्शन 56 पर एक नजर डालिए। आदेश का अर्थान्वयन यानी कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्डर। ध्यान दीजिएगा जरा एक मिनट। देखिए, अध्याय में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, अभिव्यक्ति आदेश से अभिप्रेत है, उस निश्चय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति जो कि इस संहिता के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी मामले के संबंध में किया गया हो। तो यहाँ पर देखिए कहा गया कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्डर, जैसे कि आपने एक बार डिक्री पढ़ी थी सेक्शन 22 में सीपीसी के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पर भी ये वर्ड यूज किया गया कि डिक्री क्या है। तो वहाँ पर उन्होंने बताया डिक्री का एक प्रारूपिक अभिव्यक्ति यानी कि जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट में एक एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पर भी देखिए क्या कह रहे हैं, ये सेक्शन 56 आप पढ़ रहे हैं, आदेश का अर्थान्वयन। इस अध्याय में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो या कहीं कोई अदर प्रोविजंस ना किए गए हों, तो कहा गया कि अभिव्यक्ति आदेश से अभिप्रेत, जो अभिव्यक्ति है वो आदेश है, और उस निश्चय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति यानी कि एक फॉर्मेट में अभिव्यक्ति जब की जाए तो इसे कहा जाएगा कि ये इस संहिता के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी मामले के संबंध में किया गया हो, तो कहा जाएगा कि आदेश का अर्थान्वयन कर दिया गया। यानी कि सेक्शन 56 पर एक नजर डाल लीजिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्डर इन दिस चैप्टर अनलेस द कंटेक्ट otherwise require expression order means the formal expression of the decision given by the board or revenue officer in respect of any matter in exercise of power under this code। तो किस किस के द्वारा दिया गया हो, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ द डिसीजन गिवन बाय द बोर्ड और रेवेन्यू ऑफिसर, या बोर्ड या किसी रेवेन्यू ऑफिसर के द्वारा ऐसा कोई भी ऑर्डर दिया गया हो। तो गाइज उम्मीद है कि ये आपको चैप्टर 5 के जो बचे हुए सेक्शन थे समझ आ गए होंगे और पूरा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया होगा। जिन लोगों के छूट गए हैं वो आई बटन पर क्लिक करके अपना वीडियो देख सकते हैं लास्ट क्लास का, जो कि रिकॉर्ड करके आपको भेजी गई है। और किसी को इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज़ जल्दी से बताइए। किसी को कोई क्वेश्चन प्लीज़? नहीं? चलिए गाइस, क्लास को हम यहीं पर अभी स्टॉप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।